तो चलिए आज इस दिलचस्प कहानी को समझते हैं। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वे भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने की कहानी बताते हैं। और ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है। नहीं, इसमें कई पेच हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसी रेस की तरह है जिसमें सबको लगता है कि उन्हें पता है कौन पहले आया, लेकिन असल में फिनिश लाइन ही दो थी। दो फिनिश लाइन। हाँ, एक यूरोप में कंपनी बनाने की और दूसरी भारत में पहली फैक्ट्री लगाने की। और यहीं पे मतलब सारा कंफ्यूजन शुरू होता है। और आज हमारा मिशन इसी कंफ्यूजन को सुलझाना है। हम सिर्फ तारीखें नहीं रटेंगे, बल्कि समझने की कोशिश करेंगे कि ये दो अलग-अलग टाइमलाइन हमें इन यूरोपीय ताकतों की सोच और उनकी रणनीति के बारे में क्या बताती हैं। हाँ, वास्को डी गामा से लेकर सर थॉमस रो तक ये कहानी किरदारों और कूटनीति से भरी हुई है। तो चलिए इस उलझन की सबसे बड़ी गांठ से ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उस पहली को सामने रखते हैं जो सबको फंसाती है। कंपनियों के यूरोप में बनने की तारीख और उनके भारत में फैक्ट्री लगाने की तारीख, ये दो बिल्कुल अलग-अलग बातें हैं। एकदम। अगर हम सिर्फ कंपनियों के बनने के क्रम को देखें जो यूरोप में हुआ, तो वो कुछ इस तरह था। सबसे पहले पुर्तगाली जो टेक्निकली एक कंपनी नहीं बल्कि एक शाही मिशन थे, 1498 में भारत पहुंचे। ठीक है। इसके बाद 1600 में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, जिसे महारानी एलिजाबेथ से चार्टर मिला। और अंग्रेजों के ठीक 2 साल बाद 1602 में डच लोगों ने अपनी कंपनी बना ली। हाँ, फिर काफी गैप के बाद 1616 में डेनिश और सबसे आखिर में 1664 में फ्रांसीसी कंपनी बनी। जी। तो यूरोप में बनने का क्रम हुआ पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश और फ्रांसीसी। ये तो सीधा साधा लगता है। लेकिन अब देखिए कि भारत में फैक्ट्री लगाने की रेस में क्या हुआ। यहाँ कहानी पलट जाती है। अच्छा। पुर्तगाली तो 1498 में आए और 1503 में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री लगा दी। वो तो रेस में सबसे आगे थे। लेकिन ट्विस्ट यहाँ है, कंपनी बनाने में जो अंग्रेज दूसरे नंबर पर थे, वो भारत में फैक्ट्री लगाने में तीसरे नंबर पर खिसक गए। सही पकड़ा। उनसे पहले डच लोगों ने बाजी मार ली। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। डच कंपनी बनी तो अंग्रेजों के बाद 1602 में, लेकिन उन्होंने 1605 में ही मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री खोल दी। 3 साल के अंदर ही। हाँ, जबकि अंग्रेज 1608 में भारत पहुंचे और अपनी पहली पक्की फैक्ट्री 1613 में सूरत में लगा पाए। मतलब डच ज्यादा फुर्तीले निकले। क्या इसका मतलब यह है कि उनके इरादे शुरू से ही ज्यादा साफ थे, या वो बस सही समय पर सही जगह पहुंच गए? ये उनकी रणनीति का फर्क दिखाता है। अंग्रेज जहां मुगल दरबार में अनुमति के लिए कूटनीति और जुगाड़ में उलझे थे, हॉकिंस वाली कहानी। हाँ, वहीं डच ने सीधे दक्षिण भारत में मौके का फायदा उठाया। उनका फोकस साफ था, मसालों के व्यापार पर जल्दी से जल्दी कब्जा करना, चाहे इसके लिए उन्हें मुगल सत्ता के केंद्र से दूर ही क्यों न रहना पड़े। उन्होंने इंतजार नहीं किया। कमाल है। तो भारत में फैक्ट्री लगाने का असली क्रम हुआ पुर्तगाली 1503, फिर डच 1605, फिर अंग्रेज 1613। उसके बाद डेनिश 1620 और आखिर में फ्रांसीसी 1668। ये छोटा सा फर्क ही पूरी कहानी बदल देता है। बिल्कुल। चलिए अब कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। जो सबसे पहले आए, पुर्तगाली। हाँ, वास्को डी गामा, ये नाम तो हम सबने सुना है। मई 1498 में वो कालीकट के तट पर उतरा और वहां के राजा जमोरिन से मिला। लेकिन क्या उसकी यात्रा उतनी आसान थी जितनी किताबों में लगती है? बिल्कुल नहीं। एक दिलचस्प बात यह है कि वास्को डी गामा भारत एक बार नहीं बल्कि 3 बार आया। 3 बार? जी हाँ, 1502 में वो दोबारा ज्यादा ताकत के साथ आया और फिर 1524 में अपनी तीसरी और आखिरी यात्रा पर। इसी यात्रा के दौरान कोचीन में बीमारी से उसकी मौत हो गई। वो यहीं दफन है। तो पुर्तगालियों का प्लान क्या था? सिर्फ मसालों का व्यापार या कुछ और? हमारे स्रोत ब्लू वाटर पॉलिसी का जिक्र करते हैं, ये क्या चीज थी? ये उनके पहले गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की सोच थी। ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल नीति का मतलब था, जमीन पर किलों के लिए मत लड़ो, असली ताकत समुद्र में है। मतलब हिंद महासागर पर कब्जा कर लो। एकदम। अगर समुद्र तुम्हारा है तो व्यापार भी तुम्हारा है। और इसी दबदबे को बनाए रखने के लिए उन्होंने कारताज सिस्टम शुरू किया। ये तो सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, ये एक तरह की समुद्री दादागिरी थी। कारताज एक परमिट था। परमिट? हाँ, अगर किसी भी भारतीय या अरबी जहाज को हिंद महासागर में व्यापार करना है तो उसे पुर्तगालियों को टैक्स देकर यह पास खरीदना पड़ता था। मतलब बिना पास के कोई जा नहीं सकता था? ना पड़ता था। अगर नहीं लिया तो जहाज लूट लिया जाता या डुबो दिया जाता।
तो अल्मेरा की ब्लू वाटर पॉलिसी सुनने में तो बड़ी असरदार लगती है, समुद्र के राजा बन जाओ। फिर ऐसा क्या हुआ कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का असली हीरो अफोंसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है? अल्मेरा की रणनीति में क्या कमी रह गई थी? बेहतरीन सवाल है। कमी ये थी कि सिर्फ समुद्र पर कब्जा करके आप जमीन पर अपना असर लंबे समय तक नहीं बना सकते। आपको एक ठिकाना चाहिए, एक बेस चाहिए जहां से आप काम कर सकें। अल्बुकर्क ने इस बात को समझा। उसने सोचा कि हमें एक स्थायी बेस चाहिए, एक ऐसा शहर जो सिर्फ हमारा हो। और इसलिए उसने गोवा को चुना। बिल्कुल। 1510 में उसने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। सही। गोवा पुर्तगालियों का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया जो अगले 450 सालों तक उनके पास रहा। अल्बुकर्क ने सिर्फ जमीन नहीं जीती, उसने वहां कुछ सामाजिक सुधार भी किए, जैसे सती प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश की। और फिर नीनो द कुन्हा ने राजधानी को कोचीन से गोवा शिफ्ट करके इस पर पक्की मोहर लगा दी। तो पुर्तगाली पहले आए, समुद्र पर कब्जा किया, गोवा को अपना गढ़ बनाया। लेकिन फिर उनका दबदबा कम कैसे हो गया? उनका पतन धीरे धीरे हुआ। डच और अंग्रेजों के आने से उनका एक अधिकार टूटा, और 1739 में जब मराठों ने उनसे सालसेट और बेसन मतलब वसई छीन लिए, तब तो उनकी ताकत काफी कम हो गई होगी। हाँ, भारत के बड़े हिस्से में उनकी ताकत लगभग खत्म हो गई। वो गोवा, दमन और दीव तक ही सिमट कर रह गए। तो पुर्तगालियों के बाद सीन में एंट्री होती है अंग्रेजों की। 31 दिसंबर 1600 को कंपनी बनी, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि कंपनी बनने से भी पहले एक अंग्रेज भारत पहुंच चुका था। हाँ, 1779 में थॉमस स्टीफेंस नाम का एक पादरी गोवा आया था, लेकिन वो एक यात्री था। कंपनी के प्रतिनिधि के तौर पर जो पहला महत्वपूर्ण आदमी आया वो था कैप्टन विलियम हॉकिंस 1609 में। और वो सीधे पहुंचा मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में। वहां क्या हुआ? जहांगीर उससे काफी खुश हुआ। हॉकिंस तुर्की भाषा बोल लेता था, जिससे बादशाह प्रभावित हुआ। अच्छा। जहांगीर ने उसे इंग्लिश खान की उपाधि दी और 400 का मनसब भी दिया। एक मिनट, ये मनसब क्या होता है? ये कोई जमीन थी या कोई पद? मनसब एक तरह का शाही पद या रैंक होता था, जिससे दरबार में आपकी हैसियत और आपकी तनख्वाह तय होती थी। तो ये एक बड़ी बात थी। हाँ, 400 का मनसब मिलना मतलब आपको दरबार में एक सम्मानजनक जगह मिल गई। तो ये हॉकिंस के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। तो मतलब उपाधि और मनसब सब मिल गया, लेकिन जिस काम के लिए वो आया था, यानी सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाजत, उसका क्या हुआ? वो तो मिली नहीं। क्यों? दिए, और हॉकिंस खाली हाथ लौट आया। और इसी वजह से अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री दक्षिण में मसूलीपट्टनम में 1611 में खोली, जहां मुगलों का सीधा कंट्रोल नहीं था। तो फिर सूरत में ये फैक्ट्री आखिर लगी कैसे? क्या अंग्रेजों ने कोई और जुगाड़ लगाया? उन्होंने अपनी नौसेना की ताकत दिखाई। 1612 में सूरत के पास सवाली की लड़ाई में अंग्रेजों के छोटे से बेड़े ने एक बड़े पुर्तगाली बेड़े को हरा दिया। अच्छा। इस जीत से जहांगीर बहुत प्रभावित हुआ। उसे लगा कि अंग्रेज समुद्र में पुर्तगालियों को टक्कर दे सकते हैं। बस इसी के बाद 1613 में उसने सूरत में स्थायी फैक्ट्री खोलने की इजाजत दे दी। लेकिन असली गेम चेंजर तो कोई और था, सर थॉमस रो। हाँ बिल्कुल, हॉकिंस एक व्यापारी था, लेकिन सर थॉमस रो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर आए थे। तो उनकी हैसियत ज्यादा बड़ी थी। बहुत ज्यादा। वो 1615 में जहांगीर के दरबार में पहुंचे। वो एक मंझे हुए कूटनीतिज्ञ थे। वो जहांगीर के लिए कीमती तोहफे लाए और उन्होंने बादशाह से बराबरी के स्तर पर बात की। और इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा जबरदस्त था। रो ने जहांगीर से कोई जमीन या रियायत नहीं मांगी। उन्होंने एक शाही फरमान हासिल कर लिया। फरमान? हाँ, जिससे अंग्रेजों को पूरे मुगल साम्राज्य में कहीं भी व्यापार करने और फैक्ट्री लगाने की खुली छूट मिल गई। ये एक ऐसी कामयाबी थी जिसने भारत में ब्रिटिश राज की नींव रख दी। और दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेज जब ये सब कूटनीति कर रहे थे, तब तक एक और ताकत जो उनसे बाद में बनी थी, भारत में अपना काम शुरू कर चुकी थी। डच। हाँ, डच। उन्होंने कैसे अंग्रेजों से पहले बाजी मार ली, इस पर वापस आते हैं। हाँ, तो डच लोगों का मुख्य फोकस भारत नहीं बल्कि इंडोनेशिया था, जिसे स्पाइस आइलैंड्स यानी मसाला द्वीप कहा जाता था। तो उनका सारा जोर मसालों पर था। बिल्कुल, लौंग, काली मिर्च और जायफल के व्यापार पर। भारत उनके लिए उस बड़े व्यापार का एक हिस्सा भर था। इसीलिए उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में लगाई,
जो कपड़ों के व्यापार का एक बड़ा केंद्र था और इंडोनेशिया के रास्ते में पड़ता था। बिल्कुल। बाद में उन्होंने पुलिकट को अपना मुख्यालय बनाया। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है। क्या? उन्होंने पुलिकट में सोने के सिक्के चलाए, जिन्हें पगोडा कहा जाता था। अपने सिक्के? जी, ये सिक्के चलाना सिर्फ व्यापार नहीं था, ये उस इलाके में अपनी ताकत और संप्रभुता दिखाने का एक तरीका था। लेकिन भारत में उनका दबदबा ज्यादा दिन नहीं चला। अंग्रेजों से उनकी सीधी टक्कर थी। हाँ, और इस टक्कर का अंत हुआ 1759 में बंगाल में बेदारा की लड़ाई में। बैटल ऑफ बेदारा। जी, इस लड़ाई में अंग्रेजों ने डच लोगों को बुरी तरह हराया। इस हार के बाद भारत में उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं खत्म हो गईं और उन्होंने अपना पूरा ध्यान इंडोनेशिया पर लगा दिया, जहां उन्होंने सदियों तक राज किया। ठीक है, तो बड़ी ताकतों की कहानी तो हमने समझ ली, लेकिन कुछ छोटे खिलाड़ी भी तो आए थे, जैसे डेनिश लोग। उनकी क्या कहानी है? डेनिश लोग 1620 में भारत आए। उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री त्रांकेबार तमिलनाडु में और दूसरी सेरामपुर बंगाल में लगाई। लेकिन उनका नाम ज्यादा सुनने में नहीं आता। नहीं, क्योंकि उनका व्यापार कभी बड़े पैमाने पर नहीं चला। वो अंग्रेजों की बढ़ती ताकत के सामने टिक नहीं पाए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक समझदारी का काम किया। 1845 में जब उन्हें लगा कि अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता, तो उन्होंने अपनी सारी बस्तियां और फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेच दी और शांति से भारत से चले गए। और अब आते हैं आखिरी और सबसे खतरनाक खिलाड़ी पर, फ्रांसीसी। वो सबसे आखिर में आए। 1664 में उनकी कंपनी बनी। हाँ, और उनकी कंपनी की एक बहुत खास बात थी जो उसे बाकी सबसे, खासकर अंग्रेजों से, बिल्कुल अलग बनाती थी। वो क्या थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। इसे सीधे फ्रांस का राजा लुई 14वां और उसका मंत्री कोलबर्ट कंट्रोल करते थे। इसका मतलब सारे फैसले पेरिस से होते थे। ये तो एक बड़ी कमजोरी भी हो सकती है। बिल्कुल, और यही आगे चलकर उनकी हार का एक बड़ा कारण बना। उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत में खोली और 1674 में पांडिचेरी को अपना हेडक्वार्टर बनाया। पांडिचेरी? हाँ, और यहीं से भारत पर कब्जे के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच असली जंग शुरू हुई। और उस जंग को हम कर्नाटक युद्ध, मतलब कर्नाटिक वॉर्स के नाम से जानते हैं। एकदम सही। 1746 से 1763 के बीच इन दोनों ताकतों ने भारत की जमीन पर 3 भयानक युद्ध लड़े। ये सिर्फ 2 कंपनियों की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये भारत के भविष्य की लड़ाई थी। और अंत में फ्रांसीसी हार गए और भारत में ब्रिटिश राज का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। हमारे स्रोत एक स्वीडिश कंपनी का भी जिक्र करते हैं, पर बहुत ही संक्षेप में। हाँ, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में बनी थी, लेकिन उनकी दिलचस्पी भारत में कभी नहीं रही। उनका पूरा ध्यान चीन के साथ चाय और रेशम के व्यापार पर था, इसलिए भारतीय इतिहास में उनका कोई खास रोल नहीं है। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि यूरोपीय कंपनियों के भारत आने की कहानी एक सीधी लाइन में नहीं चलती। बिल्कुल नहीं। पुर्तगाली सबसे पहले आए और उन्होंने समुद्र पर राज करने का सपना देखा। डच मसालों के पीछे भागे, लेकिन अंत में बाजी मारी अंग्रेजों ने, जिन्होंने कूटनीति, व्यापार और युद्ध का एक ऐसा कॉकटेल बनाया जिसके सामने कोई टिक नहीं सका। और सबसे बड़ा सबक यही है कि कंपनी का यूरोप में कब बनना और भारत में उसकी पहली फैक्ट्री का कब लगना, इन 2 घटनाओं के बीच का जो गैप है, हाँ, वही गैप इन ताकतों की प्राथमिकता और उनकी सफलता या असफलता की कहानी कह देता है। बिल्कुल। और इस पूरी कहानी के बाद एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। वो ये कि अंग्रेजी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी जो अपने मुनाफे के लिए लड़ रही थी और तेजी से फैसले ले सकती थी। वहीं फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी संस्था थी जिसे हर फैसले के लिए पेरिस देखना पड़ता था। उनकी बनावट का ये बुनियादी फर्क, एक प्राइवेट और एक सरकारी, भारत में उनकी रणनीतियों, उनकी हार जीत और आखिरकार भारत के भविष्य को किस तरह से तय कर गया।